तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो आपका जनरल जीएस है, इसके लिए हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे, और पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेशल है, इसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 है, इसका हम लोग टेस्ट नंबर 1 से लेके टेस्ट नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके अलावा जो आपका टेस्ट नंबर 5 है, इसका भी ऑलरेडी 4 पार्ट आपका आ चुका है। आज ये आपका टेस्ट नंबर 5 का 5वां पार्ट है, ठीक है। और आज के ही इस पार्ट में हम लोग ये जो टेस्ट नंबर 5 है, इसका डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और पिछली क्लास में अगर हम लोग देखें तो आपका मध्यकालीन झारखंड के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि झारखंड का जो है वो मध्यकाल में झारखंड को जो है वो मेनली 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका पूर्व मध्यकाल, जो कि हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत तक देखने को मिलता है, और दूसरा है आपका उत्तर मध्यकाल, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें से पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत कई सारे जो है वो आपके धार्मिक साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्य, जैसे कि महामाया मंदिर, टांगीनाथ का मंदिर, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ, इसके अलावा इटखोरी का जो है वो इटखोरी में जो आपका भद्रकाली मंदिर है, इस सभी के बारे में देखे थे। उसके बाद हम लोग उत्तर मुगल जो है वो उत्तर मध्यकाल स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले तो हम लोग गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश भी कहा जा रहा है, इसके बारे में पढ़े। इसमें हम लोग बख्तियार खिलजी के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में और बलबन के बारे में जाने। इसके अलावा खिलजी वंश के बारे में हम लोग देखे थे, जिसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, इन सभी के बारे में देखे। इसके अलावा तुगलक वंश के संबंध में हम लोग जो जानकारी इकट्ठा किए थे, जिसमें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, केवल एक और हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात किए थे। इसके बाद हम लोग लोधी वंश में देखे थे। लोधी वंश में आपका ये है जो आपका कपिलेंद्र की बात किए थे, जौनपुर का शासक की, और उसके बाद आदिल शाह द्वितीय की बात किए थे। आज हम लोग जो है वो आपका मुगल काल में झारखंड जो है वो इसकी चर्चा करेंगे, यानी कि मुगल पीरियड। हम सभी को पता है कि मुगल काल जो है वो आपका 1526 ईस्वी में स्टार्ट होता है, और 1707 में जब आपका औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब ये जो है वो आपका मुगल काल डिक्लाइन कर जाता है। मुगल काल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपका बाबर और हुमायूं के बारे में, क्योंकि बाबर के द्वारा ही मुगल काल का जो है वो आपका मुगल काल का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है कि मुगल अफगान संघर्ष 1530 से लेकर 1540 ईस्वी के दौरान झारखंड का एक शरण स्थली बना था। तो जब भी मुगल और अफगान के बीच में जब संघर्ष चल रहा था 1530 से लेकर 40 के बीच में, तो उसमें झारखंड जो है वो एक तरह से शरण स्थल बना हुआ था। जो भी लोग हारते थे या जीतते थे या कुछ भी होता था, वो झारखंड में आके अपना शरण लेते थे, भागते थे। तो इसी के बीच में बताया जा रहा है कि जो आपका हुमायूं है वो एक बार भुरकुंडा यानी कि रामगढ़ में भी आया था। इसके अलावा देखिए शेर शाह सूरी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है वो आपका अफगान शासक है, शासन जो है वो शेर शाह सूरी। इसके बारे में बताया जा रहा है कि मार्ग का प्रयोग किया था कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में जो है वो आपका झारखंड के जंगलों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। तो शेर शाह सूरी जो है वो अफगान का वो शासक था, और वहीं पर वो शासन कर रहा था। और जब ये मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, तो उसमें झारखंड के जंगलों का ये प्रयोग किया था। इसके अलावा शेर शाह सूरी जो आपका बंगाल अभियान किया था 1534 से लेकर 1537 के बीच में। तो बताया जा रहा है कि शेर शाह का जो पुत्र है, जिसका नाम है जलाल खां, वो तेलियागढ़ी जो कि राजमहल में है, वहाँ पे ये नाकाबंदी किया था। और 1538 ईस्वी में शेर शाह ने मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही जो है वो आपका रोहतासगढ़ के किले पे वो अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक की बातें इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए आपका चेरो संघर्ष हुआ था 1538 में। तो बोला जा रहा है कि शेर शाह के सेनापति, जिनका नाम है खवास खां, उन्होंने चेरो राजा महारत चेरो को हराकर श्याम सुंदर जो है वो नामक जो है वो एक प्रसिद्ध हाथी जो है वो आपका प्राप्त कर लिया था। तो चेरो के साथ संघर्ष हुआ था। तो उस समय जो है वो आपका शेर शाह सूरी का सेनापति था खवास खां, वो चेरो राजा महारत चेरो को हराता है, और वहाँ से श्याम सुंदर नामक एक जो है वो प्रसिद्ध सफ़ेद हाथी को प्राप्त कर लेता है। प्रभाव की बात की जाए तो बोला जाता है कि शेर शाह ने झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया था, और मुस्लिम का जो है वो यहाँ पे प्रवेश मार्ग प्रशस्त किया था। कहाँ पे? झारखंड में। तो हम लोग शेर शाह के बारे में जाने, हम लोग हुमायूं के बारे में जाने, हल्का सा बाबर के बारे में जाने, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अकबर के बारे में भी देख लेते हैं। और अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक देखने को मिलता है। बोला जा रहा है कि अकबर का जो ध्यान है वो झारखंड पर मुख्य रूप से सामरिक दक्षिण भारत जाने वाली मार्ग, और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आपका विद्रोही अफगानों का दमन करने के लिए, और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपका शंख नदी से हीरे प्राप्त करना, इन सभी के कारण से पड़ा था। तो देख लीजिए अकबर का ध्यान झारखंड पे जो वो कई सारे कारणों से पड़ा था, सामरिक कारण से, राजनीतिक कारण से, और आपका आर्थिक कारणों से।
तो इन सभी कारणों की वजह से जो है वो अकबर का ध्यान कहाँ पड़ा था, झारखंड में पड़ा था। अब देख लीजिए कुछ कुछ घटना हुआ था अकबर के शासनकाल से संबंधित, क्योंकि जब अकबर वहाँ पे चल रहा था तो यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंश चल रहे थे झारखंड में, और अकबर के शासनकाल और क्षेत्रीय राजवंशों में कुछ कुछ संबंध दिखाने हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो आपका छोटानागपुर वाला रीजन है यहाँ पे आपका नागवंश चल रहा था। तो बोला जा रहा है कि 1585 ईस्वी में शाहबाज खान ने आक्रमण किया और नागवंशी शासक जिसका नाम है मधुकरण शाह, इसने अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा अभियान किया और यहाँ पे 1590 और 92 में उड़ीसा अभियान हुआ था, तो उस समय मानसिंह का साथ दे देता है। तो 1585 ईस्वी में जो है वो शाहबाज खां जो है वो कहाँ आक्रमण करता है, तो नागवंशी शासक मधुकरण शाह के ऊपर वो जो है वो आक्रमण करता है, यानी कि छोटानागपुर में नागवंश के ऊपर वो आक्रमण करता है। छोटानागपुर वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है जहाँ पे नागवंश जो है वो अपना शासन कर रहा था, और यहाँ पे राजा थे मधुकरण शाह। तो ये शाहबाज खां 1585 में अटैक करता है। बाद में मधुकर जो शाह है मधुकरण शाह वो उन लोग की यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद फिर वो मधुकरण शाह जो है वो उड़ीसा अभियान करता है 1592 और 90 में, सॉरी 1590 और 92 के बीच में जब उड़ीसा अभियान होता है तो उस समय वो जो है मधुकरण शाह वो मानसिंह का साथ देता है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए पलामू में आपका चेरो वंश चल रहा होता है। तो बोला जा रहा है कि 1589 ईस्वी में जो मान सिंह है ये बिहार का क्या बनता है, सूबेदार बनता है। 1589 में ही जो है बिहार का सूबेदार बनता है मान सिंह। उसके बाद 1590 ईस्वी में मान सिंह ने चेरो राजा जिनका नाम है भागवत राय, इसको वो हराता है और अकबर की मृत्यु होता है 1605 ईस्वी में। उसके बाद पुनः फिर जो है वो चेरो वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो क्या बात बताया गया, 1589 में तो पहले मान सिंह बिहार का सूबेदार बनता है। उसके बाद 1590 ईस्वी में मान सिंह जो है वो चेरो राजा जिसका नाम है भागवत राय इसको वो हरा देता है, और फिर अकबर का मृत्यु होता है 1605 में। उसके बाद चेरो जो है फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। सिंह भूमि में आपका सिंह वंश चल रहा था। बताया जा रहा है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा जाते समय जो मान सिंह है वो सिंहभूम से गुजरता है, और राजा रणजीत सिंह ने अधीनता स्वीकार की और मुगल अंगरक्षक दल में वो शामिल हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मानभूम वाला क्षेत्र है जिसको मानभूम यानी कि धनबाद वाला और हजारीबाग वाला जो रीजन है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानसिंह ने परा और तेलकुप्पी मंदिरों का आपका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तो तेलकुप्पी और परा मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। और आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा जो है परगना है इसको बिहार सूबा के ये अंग माने जाते हैं। तो हजारीबाग में 6 और चंपा परगना हुआ करता था जो कि बिहार सूबा के अंतर्गत ये आते थे। राजमहल वाले क्षेत्र में बोला जा रहा है कि 1592 ईस्वी में मानसिंह जो है वो राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाता है। कब, तो 1592 में मानसिंह राजमहल को बंगाल की जो है वो आपका राजधानी बनाता है, राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाता है, और उसका जो नाम बदल के क्या रख देता है, अकबर नगर। ठीक है, अकबर नगर रख देता है। तो ये था वह अकबर से संबंधित जितना भी मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितना भी घटना हुआ था झारखंड में वो। अब हम लोग जहांगीर के बारे में देखते हैं। तो 1605 से लेकर 1627 तक झारखंड का ये जहांगीर का जो है वो कार्यकाल रहता है। 1605 से लेकर 1627 तक बोला जा रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा जिसका नाम है तुजू के जहांगीरी, इसमें शंख नदी से हीरे मिलने का उल्लेख दिया गया है। अब देख लीजिए जहांगीर और जो आपका नागवंश था यानी कि जो छोटानागपुर क्षेत्र में जो आपका नागवंश था इनके बीच में क्या संबंध था। ठीक है ना, तो सबसे पहले कोकरा जो है वो नागवंश का शासक दुर्जनशाल था। ठीक है ना, इसके अलावा 1605 ईस्वी में जहांगीर ने बिहार के सूबेदार जिनका नाम था इब्राहिम खां जो कि नूरजहाँ का भाई था इसको वो भेजता है। उसके बाद दुर्जनशाल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में इसको बंद करवा देता है, और इसको फिर 12 वर्षों तक लगभग 1615 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसको कैद करके रखता है। तो दुर्जनशाल को जो है वो दुर्जनशाल जो कि आपका कोकरा वाले क्षेत्र में जो है वो नागवंशी शासक होता है दुर्जनशाल, और दुर्जनशाल को जब वो जहांगीर इससे जो है वो टैक्स मांगता है तो वो देने से मना कर देता है। बाद में 1615 ईस्वी में ही जो आपका बिहार का सूबेदार था आपका इब्राहिम खां इसको भेजता है, और वो उसको दुर्जनशाल को बंदी बना लेता है और उसको ग्वालियर के किले में भेज देता है। उसके बाद हीरे की परखी, तो बोला जाता है कि 1627 ईस्वी में शाही दरबार में असली हीरे की पहचान के लिए जो है वो बहुत सारा विरोध होता है। कोई बोलता है ये सही है वो सही है। ऐसे में जहांगीर जो है वो आपका बुलवाता है इसको दुर्जनशाल को, क्योंकि वो हीरे का परखी होता है।
ठीक है ना। तो वो आता है और वो हीरे का पहचान कर लेता है, असली हीरे का। देन जहांगीर उसको उससे खुश हो जाता है और उसको शाह की जो है वो आपका पदवी यानी कि टाइटल देता है और उसको फिर मुक्त कर देता है और शर्त लगा देता है कि आप हमको फिर 6,000 रुपये वार्षिक जो है वो आपका मालगुजारी दीजिए और आपने जो है आप अपने क्षेत्र में क्या कीजिएगा, शासन कीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर। आगे देख लीजिए। फिर आपका पलामू का जो चेरो वंश है इसके संबंध क्या है जहांगीर से, वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि 1605 ईस्वी में अफजल खां का एक वो असफल आक्रमण होता है। अफजल खां जो है वो पलामू के चेरो वंश पे आक्रमण करता है, लेकिन वो क्या होता है, असफल होता है। उसके बाद सहबल राय जो कि पलामू का शासक बनता है और यही जो है वो सहबल राय जो है वो आपका ग्रैंग टंक रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड, ये चौपारण तक है, उसको यहाँ तक ये बनाता है और मुगल काफिले को लूटता है। क्या होता है देख लीजिए। सहबल राय जो है वो आपका पलामू में जो आपका चेरो वंश है यहाँ पे ये राजा बनता है और जो सहबल राय है वो आपका जीटी रोड बनाता है चौपारण तक और ये मुगल काफिला को लूटता है। देर ऐसे में क्या होता है, जहांगीर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। परिणाम ये होता है कि जहांगीर ने इसे बंदी बनाया और शेर यानी कि बाघ से इसको लड़वाता है। लड़ते लड़ते सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। अन्य की बात की जाए तो बोला जाता है कि खुर्रम, जिसको शाहजहां भी बोला जा रहा है, इसने अपने विद्रोह के दौरान राजमहल क्षेत्र में क्या करता है, शरण लेता है और बंगाल के सूबेदार इब्राहिम खां को ये मार डालता है। ठीक है ना, तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब जहांगीर के बाद जो है नेक्स्ट राजा आपका शाहजहां होता है, जो कि 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक वो राजा रहता है। इसके संबंध में देख लीजिएगा कि जो आपका नागवंश है यहाँ पे दोईसा का निर्माण करवाता है, यानी कि दुर्जन साल जो है वो आपका 1627 से लेके 1640 ईस्वी तक वो जो है वो ग्वालियर से जब वो ग्वालियर किला से जब वो लौटता है तो वो अपनी राजधानी जो है वो कोकरा से जो है वो दोईसा यहाँ पे वो चेंज करवा लेता है, यानी कि नवरत्नगढ़ में ये चेंज करवा लेता है। कोकरा जो आपका क्षेत्र था तो कोकरा से राजधानी वो दोईसा में ट्रांसफ़र करवा देता है और यहाँ पे जो है वो आपका नवरत्नगढ़ महल में झरोका दर्शन जैसी जो है वो आपका मुगल शैली का प्रयोग करता है। तो नवरत्नगढ़ का जब महल बनाता है तो उस महल में आपका क्या करता है, झरोका दर्शन जैसी जो है वो आपका मुगल शैली यहाँ पे वो इस्तेमाल करता है। दुर्जन साल के बाद जो है वो आपका रघुनाथ शाह ये राजा बनता है 1640 से लेकर 1690 ईस्वी तक। अब देख लीजिए पलामू में आपका चेरो वंश चल रहा था, जिसमें आपका प्रताप राय जो है वो आपके जहांगीर के साथ जो है वो जहांगीर नहीं मतलब शाहजहाँ के समकालीन था। तो शासक की बात की जाए तो आपका प्रताप राय था, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। बोला जा रहा है कि 1641 और 42 ईस्वी के बीच में ही शाइस्ता खां का आक्रमण होता है और प्रताप राय जो है वो उससे संधि कर लेता है। उसके बाद 1643 और 1644 ईस्वी के बीच में ही इतिकाद खां होते हैं, जो कि जिनको ज़बरदस्त भी खां कहा जा रहा है, ये आक्रमण करते हैं। संधि की बात की जाए तो बोला जाता है कि प्रताप राय को 1000 मनसब मिला और 1 करोड़ दाम यानी कि मुद्रा की मालगुजारी जो है वो तय की गई। निर्माण की बात की जाए तो आपका पलामू का जो है आपका पुराना किला है, पुराना पलामू का किला जो है वो आपका प्रताप राय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो पुराना पलामू का किला प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। तो पलामू में आपका चेरो वंश था, इससे संबंध ये इस तरह का था। राजधानी परिवर्तन की बात की जाए तो बोला जाता है कि शाह शुजा जो कि शाहजहां का ही पुत्र होता है, उसने राजमहल को पुनः अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है ना। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो बोला जाता है कि औरंगजेब जो है वो आपका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये राजा रहता है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि नागवंश में आपका रघुनाथ शाह और आपका जो है राम शाह इसके समकालीन होते हैं। रघुनाथ शाह के बारे में बताया जा रहा है कि इसके समय फ्रांसीसी यात्री जिनका नाम है टेवर्नियर, ये आपके यहाँ पे आया हुआ था इंडिया, मतलब कि ये झारखंड आया हुआ था। निर्माण की बात की जाए तो आपका मदन मोहन मंदिर है बोरैया में और राम सीता मंदिर जो है आपका चुतिया में ये, और इसके अलावा देखा जाए तो आपका ये सभी जो है आपका यही बनवाए थे, कौन, तो आपका रघुनाथ शाह के द्वारा ही बनाया गया था, मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर। आगे देख लीजिए चेड़ो राजा जिनका नाम है मेदिनी राय, उन्होंने दोईसा को लूटता है और वहाँ पे विशाल पत्थर की फाटक जिसको नागपुर दरवाज़ा कहते हैं ये ले जाकर पलामू किले में लगवाता है। तो चेरो राजा मेदिनी राय जो है वो दोईसा को पूरा लूट लेता है और लूटने के बाद वहाँ का जो विशाल पत्थर का जो फाटक था जिसको हम लोग नागपुर दरवाज़ा कहते हैं उसको वो वहाँ से ले जाकर और पलामू वाले किले में ही लगवा देता है। इसके बाद रामशाह जो है वो भी आपका औरंगजेब के समकालीन था, ये आपका 1690 से लेकर 1715 ईस्वी तक रहता है। बोला जाता है कि औरंगजेब के साथ इसके अच्छे संबंध थे और ये जो है वो आपका 9,705 रुपये मालगुजारी देता था।
तो 9,705 रुपया, लगभग 9705 ये मालगुजारी के रूप में देता था। पलामू में आपका चेरो वंश चल रहा था और उस समय जो है वो आपका मेदिनी राय यहाँ का राजा होता है और मेदिनी राय के जो है शासन को ही हम लोग स्वर्ण युग कहते हैं। बोला जा रहा है कि मेदिनी राय जो कि 1658 से लेकर 1674 ईस्वी तक जो है वो शासन करता है और इसको नयासी राजा कहा जा रहा है और इसका काल जो है वो चेरो शासन का जो है वो स्वर्ण युग कहलाता है। इसके बाद देख लीजिए 1660 ईस्वी में दाऊद खां का आक्रमण होता है। तो बोला जा रहा है कि औरंगजेब जो है वो आपका दाऊद खां को भेजता है और कोठी और कुंडा किला पर ये कब्जा कर लेता है। उसके बाद कुंडा के शासक होते हैं जिनका नाम है चुनराय, इसकी ये हत्या करवा देते हैं इन्हीं के भाई से सुरवर राय के द्वारा। ठीक है। औरंगा नदी का जो है वो युद्ध मुगलों ने पलामू के नए और पुराने दोनों किलों पर कब्जा किया। तो औरंगा नदी का युद्ध किए और इसके बाद क्या हुआ कि मुगल जो है वो आपका पलामू का नया और पलामू का जो आपका पुराना किला है इन दोनों किलों के ऊपर कब्जा किया। अब मेदिनी राय यहाँ से फिर कहाँ भाग गया, सरगुजा भाग गया। पलामू विजय स्मृति की बात की जाए तो बोला जाता है कि दाऊद खान ने पलामू में एक मस्जिद बनवाई और यहाँ पे सिंह द्वार को उखाड़कर दाऊद नगर जो है वो आपका बिहार ले गया। तो जो आपका पलामू विजय हुआ था इसी के याद में दाऊद खान जो है वो आपका क्या बनवाता है, पलामू किले में एक मस्जिद बनवाता है। पुनर्वापसी की बात की जाए तो बोला जाता है कि बाद में मेदिनी राय पुनः पलामू पर अधिकार कर लेता है और पलामू जो है वो नया पलामू किला बनवाता है। अच्छा, तो बाद में मेदिनी राय वापस से पलामू किला के ऊपर अधिकार करता है और फिर अधिकार करने के बाद नया पलामू किला बनवाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आप रामगढ़ राज्य के बारे में देख लीजिए जहाँ पे आपके राजा थे दलेर सिंह। तो बोला जाता है कि 1670 ईस्वी में ही दलेर सिंह जो है वो आपका राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ में कर देता है। क्यों करता है, तो सुरक्षा कारणों से करता है और इसने चास के राजा मगर खान को हराया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि धनबाद जिसको हम लोग मानभूम कहते हैं ये झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कि पूरे मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों से लगभग ये अछूता रह गया था। कुंडा राज्य जो कि आपका चतरा में है इसकी स्थापना औरंगजेब के अधिकारी जिनका नाम है राम सिंह इन्होंने किया था। उपाधि की बात की जाए तो बोला जाता है कि मुगल कालीन ग्रंथों में नागवंशी शासकों को जमींदार ए खान अलामा कहा जाता है, यानी कि हीरो की खान का मालिक। तो जमींदार ए खान अलामा। राजधानी परिवर्तन की बात की जाए तो बोला जाता है कि औरंगजेब के समय बंगाल की राजधानी राजमहल से बदलकर कहाँ कर दी गई थी, तो आपका ढाका कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका नरसिंह द्वितीय के बारे में। नरसिंह देव द्वितीय के बारे में बोला जा रहा है कि उड़ीसा के इस राजा ने 12वीं सदी में ताम्रपत्र में पहली बार स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। तो नरसिंह देव द्वितीय जो होते हैं वो उड़ीसा के राजा होते हैं और वो 12वीं शताब्दी में जो है वो एक ताम्रपत्र में पहली बार बोलते हैं कि हम झारखंड का जो है वो राजा अपने आप को वो घोषित कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो मध्यकाल में झारखंड आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इसमें ज़्यादा आपको कुछ डिटेल से उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, आप छोटे छोटे बातों को यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इतना फैक्ट पूरा नहीं पूछेगा तो लेकिन फिर भी आप कुछ कुछ बातों को यहाँ पे जो है वो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक ना, जितने भी राजा हैं इन सभी राजाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक मिसलेनियस का एक नया टॉपिक है उसको कवर करेंगे। नहीं, मिसलेनियस का टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन आपका बचा हुआ था एक टॉपिक, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ना, उसके बाद हम लोग फिर इधर चले जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सब ये रहा आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसमें हम लोग नीतियों की शुरुआत और बाधाएं, जो भी बाधा है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था, नीतियों की शुरुआत और बाधाएं। हम सभी को पता है कि 1948 ईस्वी में आपका प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। कब आया था? 1948 में आया था। इसका ऐतिहासिक संदर्भ की बात की जाए तो बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री थे जिनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाप रे बाप। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि 1948 में तत्कालीन उद्योग मंत्री थे, इन्होंने ही इस नीति को संसद में रखा था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका भारत की जर्जर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना था। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस नीति को संसद में रखा था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत की जो जर्जर अर्थव्यवस्था है इसको पटरी पे लाना है। इसके अलावा देख लीजिए इस अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो बोला जा रहा है कि इस नीति ने पहली बार भारत में
मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स इकोनॉमी, ये वाला कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया था, जिसका अर्थ था कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर जो है वो आपके काम करेंगे। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था 4 श्रेणी में। तो पहला श्रेणी को बोला गया था आपका सामरिक महत्व के उद्योग। क्या? तो आपका सामरिक महत्व के उद्योग। दूसरा बोला गया आपका मुख्य उद्योग। तीसरा बोला गया आपका विनियमित उद्योग। और चौथा बोला गया आपका अन्य उद्योग। तो ये उद्योगों का 4 गो श्रेणी बांटा गया, वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले जो आपका सामरिक महत्व के उद्योग है, बोला गया कि इसमें केवल 3 उद्योग जैसे कि हथियार, परमाणु ऊर्जा और रेलवे, इसको रखा गया, जिन पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार था, यानी कि पूरा मोनोपोली था। तो सामरिक महत्व के उद्योग, इसमें केवल 3 गो उद्योग को रखा गया, हथियार, परमाणु ऊर्जा और आपका रेलवे को। और इसके ऊपर केंद्र सरकार का ही पूर्ण एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हुआ करता था। इसके अलावा देख लीजिए, मुख्य उद्योग की बात की जाए तो मुख्य उद्योग में आपका 6 गो बड़े बड़े उद्योगों को शामिल किया गया, जिसमें कोयला, लोहा इस्पात, जहाज निर्माण जैसे इस तरह करके टोटल 6 गो बड़े बड़े उद्योग को इसमें शामिल किया गया था। क्लियर? यह तय हुआ था कि इनमें जो है वो आपका नई इकाइयाँ केवल सरकार लगाएगी, लेकिन पुराने निजी कारखानों को 10 साल तक चलने दिया जाएगा। तो बोला गया था कि मुख्य उद्योग में 6 गो बड़े बड़े उद्योग रखे गए थे, जिसमें आपका कोयला, लोहा इस्पात, जहाज निर्माण इत्यादि फेमस थे। और इसमें जो है वो तय किया गया था कि यहाँ पे जो है वो आपका नई नई जो इकाइयाँ हैं वो कौन लगाएगी, यानी कि नए नए मशीनें, वो सभी कौन लगाएंगे? वो सभी आपका सरकार लगाएगी। लेकिन जो आपका पुराने निजी कारखाना है, इनको 10 साल तक चलने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया जाए एक ही बार, नहीं। इसके अलावा उद्योगों का एक और श्रेणी था जो कि आपका विनियमित उद्योग। तो बोला जा रहा है कि इसमें 18 उद्योग थे जो निजी क्षेत्र चला सकता था, लेकिन उन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण और नियम लागू होते थे। तो विनियमित उद्योग, ये इस तरह का टोटल 18 गो उद्योग था, जो कि निजी क्षेत्र उसको जो है वो चलाता था, संचालित करता था, लेकिन उसके ऊपर सरकार का जो है वो आपका कड़ा नियंत्रण और नियम लागू होता है। ठीक है, होता था। इसके अलावा चौथा श्रेणी था आपका अन्य उद्योग। तो बोला जा रहा है कि बाकी बचे हुए सभी उद्योग निजी क्षेत्र और सहकारी समितियों के लिए खुले छोड़ दिए गए थे। तो जितना भी उद्योग बच रहा है इसके अलावा, वो उसके ऊपर निजी क्षेत्र और जो आपका सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन सभी के द्वारा जो वो आपका जो है इसको चलाया जाएगा अन्य उद्योग में। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आपका हो गया प्रथम औद्योगिक नीति, जो कि 1948 में आई थी। अब इसके बाद द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी, जो कि 1956 में आया था। तो दूसरा जो है वो आपका औद्योगिक नीति आया था कब? तो 1956 में। तो द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में आई थी। और इसका महत्व क्या है? तो बोला जा रहा है कि 30 अप्रैल 1956 को लागू किया गया था, और इसे भारत का आर्थिक संविधान कहा जा रहा है। तो भारत का आर्थिक संविधान किसको कहा जाता है? तो द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने अगले 35 सालों तक यानी कि 1991 ईस्वी तक भारत की दिशा जो है वो तय की थी। तो 1956 से लेकर 1991 तक लगभग 35 साल तक जो है वो भारत की दिशा तय की थी द्वितीय औद्योगिक नीति। इसको हम लोग भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। सबसे पहले कुछ समय जो आपका है समाजवादी ढांचा भी था इसका। वो समाजवादी ढांचा क्या है वो देख लीजिए। बोला गया है कि यह नीति 1955 के कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन यानी कि समाजवादी समाज की स्थापना और पीसी महालनोबिस मॉडल, जो कि हैवी इंडस्ट्री पे ध्यान दिया गया था, इसके ऊपर ये आधारित थी। तो जो आपका द्वितीय औद्योगिक नीति जो थी वो 1955 का कांग्रेस का जो अवार्डी अधिवेशन था उसके ऊपर, और पीसी महालनोबिस का जो मॉडल था हैवी इंजीनियरिंग वाला, इसके ऊपर ये आधारित था। और इसका जो लक्ष्य है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को अर्थव्यवस्था का जो है वो आपका लीडर बनाना है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो भी है, सार्वजनिक उपक्रम, इनको अर्थव्यवस्था का लीडर बनाना, ये इसका क्या था जो है वो आपका लक्ष्य था। इसके अलावा द्वितीय जो औद्योगिक नीति आई थी, इसके तहत उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था, और वो जो वर्गीकरण है वो आपका इसमें बोला गया था कि इसमें आपका 3 गो अनुसूची होगी। अनुसूची का जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल ए, इसमें टोटल 17 गो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग को शामिल किए गए थे। कितना? 17 गो सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों को इसमें शामिल किए गए थे, जिनकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास थी और निजी क्षेत्र को इसमें आने की अनुमति नहीं थी। तो 17 गो महत्वपूर्ण उद्योग थे जो कि पूरी तरीके से उसके ऊपर जिम्मेदारी केंद्र सरकार को था, और उसमें निजी क्षेत्र एकदम उसको आने की अनुमति नहीं थी। इसको अनुसूची का में रखा गया। इसके अलावा आपका अनुसूची खा भी था,
और बोला गया कि अनुसूची ख में जो है वो आपका 12 गो उद्योग रखा गया था, जैसे कि एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स इत्यादि। और यह जो है वो आपका मिश्रित श्रेणी थी, जहाँ पे सरकार जो है वो आपका मुख्य भूमिका निभाएगी, लेकिन निजी क्षेत्र भी सरकार की मदद यानी कि सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अनुसूची क में तो केवल केवल सरकार जो है, केंद्र सरकार को जो है वो उसके लिए जो है वो फिक्स कर दिया गया कितना उद्योग, तो 17 गो उद्योग। लेकिन अनुसूची जो ख है इसमें 12 गो उद्योग शामिल किया गया, और ये एक तरह से मिश्रित श्रेणी थी, जिसमें आपका जो है वो आपका केंद्र सरकार और आपका जो है वो आपका निजी क्षेत्र भी दोनों मिलकर जो है वो काम करेगा, सप्लीमेंट के रूप में निजी क्षेत्र भी काम करेगा। इसके अलावा आपका अनुसूची ग भी था, यानी कि शेड्यूल सी, और इसमें बोला गया कि बाकी बचे हुए जितने भी उद्योग हैं इन सभी को निजी क्षेत्रों के लिए जो है वो रखा गया था, लेकिन उन पर लाइसेंस राज लागू किया गया था। हाँ, जितने भी उद्योग बच रहे हैं 17 गो और 12 गो छोड़कर, तो जितने भी उद्योग बच रहे हैं वो सभी निजी क्षेत्र उसके ऊपर चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से आपका लाइसेंस राज या फिर इसी को ही पुलिस राज भी कहा जाता है। यानी कोई भी नया उद्योग खोलने के लिए सरकार से परमिट लेना अनिवार्य था, तभी आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो पहला आया 1948 में, 4 तरह का इसमें जो है कैटेगरी बनाया गया उद्योगों का। दूसरा आया 1956 में, और द्वितीय औद्योगिक नीति, और इसमें जो है वो आपका 3 वर्गीकरण 3 गो अनुसूची के आधार पर किया गया। उसके बाद तीसरा जो औद्योगिक नीति आया था 1991 में आया था, इसको बोलते हैं नई औद्योगिक नीति। ये आया था 1991 में, ये तीसरा नंबर का था। इसमें संकट और समाधान दोनों किया गया था। देखिए, हम सभी को पता है कि 1991 में जब भारत के पास विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व जो है वो लगभग इंड हो गया था, हम लोग पास इतना कम पैसा बचा था जिससे हम लोग केवल मात्र 2 सप्ताह का व्यापार कर सकते हैं। तब प्रधानमंत्री जो आपके हैं पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं, और उसमें वित्त मंत्री जो है वो आपके मनमोहन सिंह होते हैं। तो 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहते हैं, और वित्त मंत्री जो है वो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं के द्वारा जो है वो आपका 1991 में 24 जुलाई 1991 को यह नीति घोषित जो है वो घोषणा की गई थी। इस नीति का किसका, तो नई औद्योगिक नीति का जो वो आपका घोषणा किया गया था। और इसी के तहत जो आपका एलपीजी मॉडल यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका जो है ग्लोबलाइजेशन, इसको जो आपका लागू किया गया था। तो नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई थी। तो ये आपका संकट था, उस समय संकट को समाधान करना था। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ था कि जो आपका लाइसेंस राज है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिस राज, इसका वो अंत किया गया, यानी कि डी लाइसेंसिंग की व्यवस्था को अपनाएगी। इस नीति ने उद्योगों को मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, और 18 गो प्रमुख उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की जो शर्त है उसको भी आपको समाप्त कर दिया। तो केवल 18 गो प्रमुख उद्योग को अपने पास रखा सरकार, और बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस फ्री कर दिया। आइए कोई भी ट्राई कीजिए। नोट, अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान समय में केवल 5 गो खतरनाक और संवेदनशील उद्योग, जैसे कि शराब, तंबाकू, रक्षा, विस्फोट और रसायन, इनके लिए ही जो है आपका लाइसेंस जरूरी है। बाकी बात आपको किसी के लिए भी लाइसेंस जरूरी नहीं है। तभी आप देखते होंगे कि आपको शराब फैक्ट्री खोलना है या फिर शराब बेचना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो केवल 5 गो है, शराब, तंबाकू, रक्षा, विस्फोटक और रसायन, इसके लिए लाइसेंस जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि ये खतरनाक है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है, इसीलिए हार्म करते हैं, इसीलिए। बाकी बात आपको किसी के लिए भी जो है वो लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि जो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है इसका जो है सीमित कर दिया गया, यानी कि आपका यहीं पे जो है वो आपका डी लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन, इसको भी अपनाया गया था। बोला गया कि पहले 17 गो उद्योग सरकार के लिए रिजर्व रखे गए थे, अब उनकी संख्या जो आपका घट के कितना होगी, 18 गो। स्टार्टिंग में बोला गया कि 15 गो प्रमुख उद्योग को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के ऊपर लाइसेंस फ्री कर दिया। फिर हम लोग बताए थे कि जो आपका ये आया था, जब आपका द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी, जिसमें अनुसूची क में कि 17 गो महत्वपूर्ण उद्योग सरकार केंद्र सरकार अपने पास रखा था, और इसमें निजी क्षेत्र की अनुमति नहीं दी गई थी। बाद में जो है वो आपका बोला गया कि जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र का सीमित होना, यानी कि जो आपका पहले जो 17 गो उद्योग सरकार के लिए रिजर्व थे, अब उनको संख्या जो है वो मात्र 8 गो कर दी गई, मतलब 8 ही गो जो है वो आपका क्या है, रिजर्व किया है। अब बाकी बात सभी जो है वो खोल दिया है। नोट, अगर देखा जाए तो वर्तमान में केवल 2 गो, एगो है परमाणु ऊर्जा और दूसरा है रेलवे परिचालन, यही सरकार के लिए आरक्षित है, बाकी सब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। बाप रे बाप, अब तो और कम कर दिया, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो जब द्वितीय आया था आपका औद्योगिक नीति,
तो उसमें आपका अनुसूची का के अंतर्गत 17 गो उद्योग को सरकार के रिजर्व रख दिया गया था। बाद में जब 1991 में आपका नई औद्योगिक नीति आती है तो उसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सीमित यहाँ पे किया गया, यानी कि रिजर्वेशन लाया गया था, और इसके तहत जो आपका 17 को जो उद्योग था इसकी संख्या घटा के 8 कर दी गई। लेकिन अगर वर्तमान में यानी कि 2025 में देखें, आज आपका 17 दिसंबर 2025 है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका केवल 2 गो क्षेत्र है, एक आपका परमाणु ऊर्जा और एक आपका रेलवे परिचालन। इसके ऊपर ही सरकार का जो वो आरक्षित रखा गया है, रिजर्व किया गया है, बाकी सभी को जो है वो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। क्लियर। आगे देख लीजिए MRTP, इसके ऊपर भी इस एक्ट में बहुत भारी छूट दिया गया था। MRTP क्या है वो भी हम लोग इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जब पढ़ रहे थे वहाँ पे देखे थे, आप इसको इसका फुल फॉर्म सर्च कर लीजिएगा MRTP का। तो बोला गया कि MRTP 1969 में आया था में भी, तो MRTP एक्ट में छूट दिया गया था। तो बोला जा रहा है कि बड़ी कंपनियों को अब अपने विस्तार या विलय यानी कि मर्जर के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं रही। ठीक ना। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक बनने का मौका मिला। अब किस कंपनी को आपको चलाना है, किसको बंद करना है, किसका मर्जिंग करना है, किसका विलय करना है, क्या करना है, इसके लिए पहले सरकार का बहुत ज़्यादा परमिशन लेना पड़ता था। ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता था, तारीख पे तारीख होता था। आज इसके पास गया फाइल, कल उसके पास जाएगा, फिर साइन होगा, फिर वहाँ पे पैसा मांगेगा, करप्ट हो गया था। तो ऐसे में ये जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ऐसे में क्या हुआ, MRTP एक्ट लाया गया और बोला गया कि जो बड़ी कंपनी है अब वो अपना विस्तार करना चाहती है, वो विलय करना चाहती है, तो ऐसे में अब आपको सरकार से पहले परमिशन लेना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और इससे क्या हुआ, भारतीय जो कंपनी है इसको ग्लोबल बनने का मौका मिल गया, एक तरह से वैश्विक बनने का क्या हो गया, मौका मिल गया। इसके अलावा विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो विदेशी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने और तकनीकी समझौते करने के लिए जो आपका ऑटोमेटिक रूट मिल गया, यानी कि स्वचालित मार्ग मिल गया। ऐसे में क्या हो गया, ये मार्ग मिलने से विदेशी निवेश में भारी मात्रा में उछाल देखने को मिलती है। ठीक है। तो FDI का भी निवेश हुआ, क्योंकि विदेशी कंपनियों को भारत में पैसा लगाने का और इनको तकनीकी समझौते करने का जो है आपका स्वचालित मार्ग यानी कि ऑटोमेटिक रूट प्रदान किया गया। और इससे क्या हुआ कि विदेशी निवेश जो है वो अत्यधिक मात्रा में भारत आने लग गया। क्लियर। ये आपको यहाँ तक समझाया गया है। तो आप ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था नीतियों की शुरुआत और बाधाएं, इसमें हम लोग प्रथम औद्योगिक नीति 1948 इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और भी पढ़ लीजिएगा इसको आप अपने स्तर पे PT के पॉइंट ऑफ व्यू से। द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति 1991 में आई थी लास्ट, इसी को ही आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो है आपका इकोनॉमिक्स वाला भी सेक्शन इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। तो इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका मिसलेनियस यानी कि विविध वाला सेक्शन। और मिसलेनियस में हम लोग किसको पढ़ेंगे, तो मिसलेनियस वाले सेक्शन में हम लोग आज जो है वो आपका आपदा प्रबंधन को पढ़ेंगे। और आपदा प्रबंधन पढ़ने के बाद जो है वो आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से जो है वो आपका टेस्ट नंबर जो 5 है इसका भी डिस्कशन आपका एंड हो जाएगा टोटल 5 क्लासेस में, 5 पार्ट में। ठीक है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन के बारे में। तो ये रहा आपका टॉपिक आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, इसके बारे में। आपदा प्रबंधन आखिर है क्या, तो बोला जा रहा है कि आपदा जो है वो आपका अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को ही हम लोग आपदा यानी कि डिजास्टर कहते हैं। आपदा के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। तो आपदा का वर्गीकरण करने के लिए किस संगठन का गठन किया जाता है, ये जो है वो आपका पंत समिति है। तो आपदा का वर्गीकरण करने के लिए जो है वो किसी संगठन का तो गठन किया गया है ना, कि आपदा कौन आपदा किस कैटेगरी में जाएगा। तो ये बोला गया है कि आपदा का वर्गीकरण करने के लिए किस संगठन का गठन किया गया है, तो वो है आपका पंत समिति का। कब किया गया है, 1999 में किया गया है। पंत समिति के अनुसार आपदा के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आपका जलवायु जनित आपदा है, फिर आपका भूमि संबंधी आपदा है, इसके अलावा दुर्घटना संबंधी आपदा है, इसके अलावा आपका जैविक आपदा है, इसके अलावा आपका रासायनिक आपदा या फिर औद्योगिक आपदा भी देखने को मिलता है। इनको हम लोग एक एक करके डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले अगर आपका जलवायु संबंधित आपदा देखें तो इसमें आपका चक्रवात आ जाएगा, बादल का फटना आ जाएगा, हिमस्खलन आ जाएगा, बवंडर एवं तूफान आ जाएगा, लू सूखा आ जाएगा, ओलावृष्टि आ जाएगा, शीतलहर आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा इत्यादि। ये सभी आपका जलवायु संबंधित आपदा है। भूमि संबंधी भी आपदा है, जैसे कि आपका भूस्खलन, भूकंप,
बांध का टूटना, खदानों की आग, ये सभी भूमि संबंधी आपदा है। दुर्घटना संबंधी भी आपदा है, जैसे कि आपका जंगल की आग, खदानों में जल जमाव, इसके अलावा इमारतों का ढहना, हवाई रेल सड़क दुर्घटना, तेल का फैलाव, शहरों में आग लगना, ये सभी दुर्घटना संबंधी आपदा है। वहीं जैविक आपदा की बात की जाए तो जैसे कि आपका महामारी है, पेंडेमिक, कीटों का हमला है, पशुओं की महामारी है, जहरीला भोजन है, ये सभी जैविक आपदा है। वहीं आपका रासायनिक आपदा या फिर औद्योगिक आपदा की बात की जाए तो इसमें बोला जाता है कि आपका जो रसायन गैसों का रिसाव या फिर न्यूक्लियर बम का गिरना या फिर फटना, ये सभी रासायनिक आपदा या फिर औद्योगिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ये रहा आपदा के प्रकार। भारत में विभिन्न आपदा के लिए अलग अलग एजेंसियां जो है वो आपका काम करती है। कौन कौन एजेंसी किस आपदा के लिए काम करता है वो देख लीजिए। अगर हम लोग सूखा यानी कि ड्रॉट की बात करें तो इसके लिए कृषि मंत्रालय काम करता है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए गृह मंत्रालय काम करता है। रासायनिक आपदा के लिए पर्यावरण मंत्रालय काम करता है। वहीं जैविक आपदा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय काम करता है। न्यूक्लियर आपदा के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग काम करता है। और रेल दुर्घटना के लिए आपका रेल मंत्रालय काम करता है। अगर देखें तो आज़ादी के बाद हम लोग का देश जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद भारत में ड्रॉट यानी कि सूखा की आपदा कब कब आई है तो 1966 में, 1969 में, 1970 में, 1972 में, 1979 में, 1982 में, 1987 में और आपका 2002 में, ये आपका सूखा की आपदा देखने को मिलती है भारत में। इसके अलावा देखा जाए तो बोला जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था आपका 2005 में। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो आपका NDMA कब आया था? 2005 में आया था। और बोला जा रहा है कि केंद्र, राज्य, जिला, स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत या फिर नगर पालिका या फिर नगर निगम, इन सभी को इसमें जोड़ा गया था। तो एक तरफ आपका सेंटर है, एक तरफ आपका स्टेट है, एक तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट है, एक तरफ आपका स्थानीय निकाय यानी कि जो भी आपका पंचायत है या फिर नगर निगम है या फिर नगर परिषद है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था। तो आपका NDMA आया था यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग इसी का आधार पे देखते हैं कब कब क्या क्या आया। तो देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि NDMA, ये आया 2005 में। फिर आया आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं SDMA, ये आया आपका 2005 में। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA, ये आया 2005 में। इसके अलावा आपका स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी आया आपका 2005 में। अब देख लीजिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसमें प्रधानमंत्री और इसमें आपके 9 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि जो आपका NDMA है, इसमें आपका प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और आपका इसमें क्या होते हैं, 9 सदस्य भी शामिल होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके जिला कलेक्टर साहब होते हैं। और स्थानीय निकाय में अध्यक्ष जो है वो आपके राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति वो होते हैं। तो स्थानीय निकाय में जो अध्यक्ष है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। ठीक है, वो जिसको भी नियुक्त कर दे। इसके अलावा देख लीजिए, आपका राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति जो है वो आपका 2005 में ही आई थी। कब? तो राष्ट्रीय आपदा कार्यकारी समिति 2005 में। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा रिलीफ फोर्स यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी कि NDRF, ये भी आपका 2005 में आया था। ये सब पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, ये आपका 2009 में बनी थी। ठीक है। आपदा प्रबंधन में जापान के शंघाई शहर में 2015 में 187 देशों का बैठक हुआ था, जिसको हम लोग शंघाई फ्रेमवर्क कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो एक आपका शंघाई फ्रेमवर्क है, तो आपदा प्रबंधन पे ही जापान का एक शंघाई शहर है, वहाँ पे 2015 में टोटल 187 देशों का बैठक हुआ था, मीटिंग हुआ था, जिसको हम लोग शंघाई फ्रेमवर्क कहते हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के ऊपर ही हुआ था। शंघाई फ्रेमवर्क के अधिनियमों को क्रियान्वयन करने के लिए विश्व में सबसे पहला भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 लाया गया था। कैसे कैसे बोले वो समझ लीजिए। शंघाई फ्रेमवर्क का जो अधिनियम है, तो शंघाई फ्रेमवर्क के अधिनियमों को यानी कि शंघाई फ्रेमवर्क का जितना भी एक्ट था, उन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए विश्व में सबसे पहला भारत में ही आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बना था, वो भी 2016 में। आप देख लीजिए, आपातकालीन सेवाओं के लिए नंबर क्या है, तो आपका 112 है। प्राकृतिक विपदा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। महत्वपूर्ण आपदा और प्रबंधन की बात की जाए, जैसे कि आपका सूखा है,
तो बोला जा रहा है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा का जो है वो सामान्य वर्षा से लगभग 75% कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक जो वर्षा है वो सामान्य वर्षा से 75% कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सूखा। ठीक है, तो क्या बोले हैं कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से लगभग 75% से कम हो। भारत में सूखे को 3 जोन में बांटा गया है। वो 3 जोन कौन कौन से है वो देख लीजिए। जोन 1 ये आपका अत्यधिक है, जोन 2 ये आपका गंभीर है, और जोन 3 ये आपका सामान्य है। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये आपका जोन 1, जोन 2, जोन 3 कौन कौन है, ये आप खुद से ही इसको सर्च कर सकते हैं, पता कर ही सकते हैं। सूखे से निपटने के कुछ कुछ उपाय हैं, जैसे कि तालाब जलाशय का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना, नहर बनाना, सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए प्रोत्साहित करना, और अनाज भंडार गृह इन सभी का निर्माण करना। ये सभी हो गया आपका सूखा से निपटने के उपाय। सूखा तो हो ही गया है। अब हम लोग थोड़ा सा बाढ़ यानी कि फ्लड की ओर चले जाते हैं। तो बाढ़ के बारे में देखिए क्या क्या बातें बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि यह एक विनाशकारी और विध्वंस आपदा है। तो जो बाढ़ है ये आपका एक काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी और आपका विध्वंसक आपदा है, और जिसमें नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर अन्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ने लग जाता है। भारत में 3 बाढ़ क्षेत्र के रूप में बांटा गया है। पहला क्या है, तो जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जैसे कि आपका गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मैदान, महानदी और गोदावरी और कावेरी नदी के द्वारा। इसके अलावा जहाँ 1 से 5 वर्ष में बाढ़ आता है, जैसे कि भारत में अधिकतर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इसी जोन में ही आते हैं, इसमें सेकेंड वाला में, यानी कि 5 वर्षों में बाढ़ आता है, 1 से 5 वर्षों में बाढ़ आता है। जहाँ पे 5 वर्ष से ज़्यादा अवधि में बाढ़ आते हैं, इसमें भी बांटा गया है। ठीक है, देख लीजिए, भारत में 3 बाढ़ क्षेत्र के रूप में बांटा गया है, जहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ आता है। पहला, जहाँ पे 1 से 5 साल के बीच में कभी कदार बाढ़ आ गया तब। तीसरा, 5 साल से ज़्यादा वर्षों में कभी कदार एक बार बाढ़ आता है वहाँ पे। ठीक है, ये 3 को भाग में बांटा गया है। नोट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत का सबसे अधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी मैदान है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी ये भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। क्लियर, आगे देखिए। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बात की जाए हम लोग, तो वो हो गया आपका बाढ़ का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो आपका जिला स्तर समितियों का गठन करके, कंट्रोल रूम बनाकर, मौसम रिपोर्ट तथा बुलेटिनों का प्रसारण करके, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विद्युत चालित नौकायानों का प्रयोग करके, जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला नौकायान का प्रयोग करके, खाद्यान्न एवं मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करके, NDRF जो टीम है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इनका गठन करके, इनको तैनात करके, और इसके अलावा किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए त्रिआयामी कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो वो आपका है 1954 ईस्वी में। ये हम लोग केवल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ के पूर्वानुमान एवं चेतावनी के लिए कितने देशव्यापी प्रणाली की स्थापना की है, तो आपका है 157, जो कि 62 नदी क्षेत्रों में अवस्थित है। क्लियर, तो बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए जो आपका केंद्रीय जल आयोग है, उन्होंने बाढ़ के पूर्वानुमान एवं चेतावनी के लिए कितने देशव्यापी प्रणाली की स्थापना की है, तो 157 को किया है, और 157 जो कि 62 नदी क्षेत्रों में ये अवस्थित है। भारत में कुल कितने राज्य बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, तो 28 गो राज्य में से आपका 22 गो राज्य जो है वो बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। इसमें बिहार भी है लेकिन झारखंड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइक्लोन के बारे में, यानी कि चक्रवात के बारे में। तो बोला जा रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पवन विक्षोभ को हम लोग चक्रवात कहते हैं। तो ये इसका बढ़िया एग्जाम्पल नहीं है, इसका बढ़िया परिभाषा नहीं है, आप इसको हटाइए। चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं, तो हरिकेन कहते हैं, और चाइना और फिलीपींस में चक्रवात को ही टाइफून कहते हैं। जापान में चक्रवात को ताइफू कहते हैं, कहीं पे टाइफून, कहीं पे ताइफू, कहीं पे हरिकेन। संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को टॉर्नेडो कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को आपका वेली वेली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चक्रवात का जो परिभाषा आप अपने अनुसार देख लीजिए, क्योंकि ये मेंस में है।
चक्रवात देखिएगा तो आपका दो तरह का होता है, एक आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन, ये टेम्परेट साइक्लोन, और दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, सबसे पहले अगर आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कीजिएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि व्यापारिक पवनों के कारण ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात छोटा होता है और इस प्रकार के चक्रवात ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखिएगा तो ये आपका पछुआ पवन है यानी कि जो आपका वेस्टर्न विंड है इनके कारण आते हैं और ये चक्रवात बड़ा होता है। तो आपका जो ट्रेड विंड के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न होता है और वेस्टर्न विंड के कारण जो है आपका वेस्टर्लीज जो विंड है इसके कारण जो आपका टेम्परेट साइक्लोन उत्पन्न होता है। भारत में ठंडे दिनों में वर्षा के कारण पश्चिमी विक्षोभ आता है जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। और इसी जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये भारत में ठंडे दिनों के समय आता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार कैसा होता है तो ये आपका गोलाकार होता है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आकार जो है आपका भी आकार का होता है। भारत में चक्रवात की बात की जाए तो केवल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मेनली आता है और ठंडा ठंडा में जो है वो आपका पश्चिमी विक्षोभ आता है जो कि आपका शीतोष्ण कटिबंधीय का ही एक तरह से प्रकार देखा जाता है। भारत में चक्रवात की गति कितना है तो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है चक्रवात की गति। उड़ीसा में चक्रवात 2013 में आया था जो कि आपका 225 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा वेग से आया था, इसलिए इसको हम लोग जो है आपका सुपर साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सुपर साइक्लोन कहा गया था। भारत में वर्ष 1977 ईस्वी में आए चक्रवात से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। 1977 में आया था चक्रवात। निगरानी चेतावनी प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम, तो इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम यानी कि निगरानी चेतावनी प्रणाली की मदद से वर्ष 2005 में सामान्य तीव्रता के चक्रवात के कारण जो है वो आपका मात्र 27 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम के कारण इसी की मदद से 2005 में भी आपका जो है वो आपका 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात आया था, लेकिन इसका हम लोग पहले से वार्निंग मिल गया था। ऐसे में केवल बहुत ही कम लोगों की मृत्यु हुई थी। एक जगह आपका 20,000 लोगों की मृत्यु हुई है और एक जगह मात्र आपका 27 लोगों की मृत्यु हुई। सोचिए पहले अगर ये आपका क्या क्यों हुआ ऐसा, तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पहले आप वार्निंग दे दिए थे इंटेलिजेंस वार्निंग सिस्टम के मदद से। अब थोड़ा सा हम लोग लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन की बात करें तो बोला जाता है इसका कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, खनन, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण या फिर वनों का विनाश करना, ये सभी भूस्खलन के कारण है। इसका अगर क्षेत्र की बात की जाए तो आपका नवीन हिमालय यानी कि सबसे ज़्यादा भूस्खलन वाला क्षेत्र अगर देखा जाए तो आपका नवीन हिमालय है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य में भी है और आपका पश्चिमी घाट में भी कुछ देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपका जो आपका भूस्खलन देखने को मिलता है। प्रबंधन की बात की जाए तो इसका प्रबंधन समुच्च खेती और वनों को लगाना, इससे हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की बात की जा रही है, तो भूमि का कंपन करना यही आपका भूकंप कहलाता है। इसका कारण क्या है? प्राकृतिक कारण आपका ज्वालामुखी है, प्लेटों की अस्थिरता है या फिर भ्रंश घाटी यानी कि फॉल्ट वैली का निर्माण होना, इसके कारण। भूकंप के अगर हम लोग देखें तो भूकंप के तरंग 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका पी तरंग जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव जो कि आपका सबसे तेज होता है, एक होता है आपका एस तरंग जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव, और एक होता है आपका एल तरंग जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लॉन्ग वेव या फिर इसी को ही हम लोग बोलते हैं सरफेस वेव। ये इसको हम लोग सरफेस लॉन्ग टाइम वेव कहते हैं जो कि जिसका प्रभाव सबसे कम होता है। कौन सा तरंग जो है वो आपका सतह और जल यानी कि सरफेस में भी, जल में भी और आपका धरती पे भी आ सकता है, तो आपका पी वेव प्राइमरी तरंग। सर्वाधिक हानिकारक तरंग कौन होता है? तो आपका लॉन्ग पीरियड वेव जो आपका एल वेव है, ये आपके सतह के ऊपर ही ऐसे चलता है और इसका जो है प्रभाव बहुत लंबा दूरी तय करता है ना, ये दिन इसका जो है प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक हानिकारक यही होते हैं एल वेव। भूकंप जहाँ से जनरेट होता है उसको हम लोग मूल केंद्र कहते हैं और भूकंप जहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट करता है उसको हम लोग अभिकेंद्र बोलते हैं, एपिसेंटर। भूकंप आने पर रेडोन गैस जो है वो बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है। अब भूकंप का मापन जो हम लोग सिस्मोग्राफ से करते हैं और इसके अलावा आपका रिक्टर स्केल, फेरल स्केल, मर्केली स्केल, ये सभी से जो है वो भूकंप से संबंधित है। क्लियर? भारत में अगर भूकंप की बात की जाए तो बोला जाता है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार में भूकंप आने के कारण क्या है? भ्रंश रेखा के कारण प्लेटों का संचरण होता है। तो भ्रंश रेखा यानी कि जो आपका फॉल्ट लाइन है, इसके सहारे प्लेटों का जो संचरण हो रहा है, इसी के सहारे क्या होता है? भूकंप आता है। भूकंप का अगर जोन की बात की जाए तो आपका जोन 2 है जहाँ पे 6 आपका mm यानी कि 6 mm तीव्रता या फिर इससे कम तीव्रता की आती है। इसमें आपका टोटल 46 गो देश का 40% हिस्सा इसमें शामिल है। जोन 3 की अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि जोन 3 में हम लोग टोटल
27% हिस्सा को शामिल करते हैं देश का। और इसमें टोटल जो है जोन 3 जहाँ पे 7 मिलीमीटर बोलते हैं या फिर हमको क्या बोलते हैं हम पता नहीं है, तो 7 मिमी तीव्रता या फिर इससे कम जो है वो तीव्रता की अगर आएगा तो उसको हम लोग जोन 3 में रखेंगे। जोन 4 में जहाँ पे 9 मिमी जो है वो तीव्रता या फिर इससे कम की तीव्रता से आता है, इसमें टोटल देश का 18% इसमें शामिल है। जोन 5 जहाँ पे 9 से ज़्यादा जो है वो आपका तीव्रता से आएगा और इसमें जो है वो आपका देश का 12% आता है। देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल के लिए हम क्या क्या बोले हैं देख लीजिए। पूरा भारत है, भारत का मान लीजिए ये है 12% और इस 12% में ये है आपका जोन 5, ठीक है, क्या है जोन 5 है और इसमें आपका 9 से जो है वो तीव्रता ज़्यादा होना चाहिए। एक है देश का 18% और यहाँ पे जो है वो आपका इसको हम लोग जोन 4 बोलेंगे और यहाँ पे तीव्रता कितना आनी चाहिए 8 से ज़्यादा। इसके अलावा आपका है ये देश का 27% और इसको हम लोग जोन 3 कहते हैं और यहाँ पे तीव्रता कितना आना चाहिए 7 से ज़्यादा। और ये पूरा है आपका लगभग 46% देश का जहाँ पे इसको जोन 2 में रखे गए हैं और यहाँ पे आपका 6 से ज़्यादा तीव्रता में आना चाहिए। इस तरह करके इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इसमें इन सभी में जो आपका है मिसलेनियस वाले टॉपिक में आपको खुद से और भी कुछ कुछ बातें जोड़नी पड़ेगी, इससे नहीं हो पाएगा पूरा नोट्स से, ठीक है, कुछ कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है वो आपका जोन 5 है, जिसमें आपका उत्तर पूर्वी भारत आता है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा आपका उत्तराखंड है, कच्छ का रण है, उत्तरी बिहार का कुछ भाग है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में न्यूनतम भूकंप वाला क्षेत्र कौन है, आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और भोपाल गैस कांड आपका कब हुआ था, 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कारण क्या था कि जो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये यहाँ पे लीक कर गया था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। हाल ही में निपाह वायरस से प्रभावित राज्य कौन है, तो वो आपका है केरल। तो हाल ही में जो है वो आपका निपाह वायरस से प्रभावित राज्य जो आपका केरल है। ये सभी तो आपका यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, यहाँ पे समझा दिया गया है, लेकिन आप जो है वो आप आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो सभी को आप जो है वो इसको करंट से इसको जोड़िएगा। जैसे कि अब हाल फिलहाल में जो आपका 17 मार्च 2024 को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था ना, इसमें बोला गया था कि अबर हाल फिलहाल में ही एक चक्रवात जो है वो भारत की तटों से जो है टकराया है, इसका नाम क्या था, और उसका आंसर था आपका यास चक्रवात, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको जो है करंट वाले टॉपिक को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपका आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि मिसलेनियस में टॉपिक था, ये भी जो है वो आपका यहाँ पे एंड हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे जो है वो कवर कर सकते हैं। तो आज के अगर हम लोग सेक्शन में देखें, आज क्या ये जो है वो आपका टेस्ट नंबर 5 ये टोटल 5 भाग में आपका कंप्लीट हो गया है। और अगर हम लोग पूरा देखें तो अगर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार हम लोग शुरू से इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना, क्या क्या पढ़े हैं सो, ठीक है। ये सब आप ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका रहा है ये रहा मीडिएवल हिस्ट्री। मीडिएवल हिस्ट्री में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़े थे यानी कि दिल्ली सल्तनत के में हम लोग। उसके बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन ये वाला टॉपिक पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो भारत जो है वो इंडियन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में हम लोग भारत की तट रेखा और सागरीय सीमाओं के बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद एक नया टॉपिक की ओर हम लोग चले गए, नया टॉपिक था वो आपका द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़े। द्वीप समूह से पहले हम लोग एक नया टॉपिक पूर्वी और पश्चिमी तट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग द्वीप समूह को पढ़ लिए। उसके बाद जो है वो हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़े। इसके अलावा फिर हम लोग जो है वो पॉलिटी में राष्ट्रपति टॉपिक के बाद आपका उपराष्ट्रपति टॉपिक को भी पढ़े हम लोग। उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद और आपका प्रधानमंत्री वाला टॉपिक को भी पढ़े। इसके बाद जो है वो हम लोग औद्योगिक अर्थव्यवस्था और आपका नीतियों की शुरुआत और जो भी बाधा आई थी इनको भी हम लोग यहाँ पे जो है वो कवर कर लिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें नया टॉपिक तो वो है आपका प्रकाश और प्रकाशिकी। इस टॉपिक को हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, प्रकाश और प्रकाशिकी फिजिक्स में। इसके अलावा हम लोग जो आपका बायोलॉजी है इसमें हम लोग विटामिन और पोषण इस टॉपिक को कवर किए थे, ठीक है ना। इसके अलावा नए टॉपिक की बात की जाए तो आपका बायोलॉजी में ही हम लोग जो है वो आपका मानव श्वसन तंत्र इसको भी हम लोग कवर किए थे। इसके अलावा हम लोग फिर मध्यकाल में जो झारखंड इसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे। इसके अलावा फिर हम लोग अगर देखें तो आपका जो है वो मिसलेनियस वाला टॉपिक की ओर हम लोग चले गए थे और मिसलेनियस में हम लोग आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक यहाँ पे कवर किए थे। तो इतना सारा हम लोग पॉइंट इसमें जो है वो टेस्ट नंबर 5 के डिस्कशन में पढ़े हैं आज के क्लास में, ठीक है ना। तो आप देखिएगा अगर तो ये जो आपका टेस्ट नंबर 5 है
इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और आपका भाग 5। तो इसको टेस्ट नंबर 5 को भी हम लोग टोटल 5 भाग में बांट कर पढ़े हैं। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब जो है वो हम लोग इस टेस्ट को यहीं पे जो है वो आपका कंप्लीट करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम लोग टेस्ट नंबर 6 की ओर चले जाएंगे और टेस्ट नंबर जो 6 है आपका उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग टेस्ट नंबर 3 की ओर चलते हैं, सॉरी टेस्ट नंबर 6 की ओर चलेंगे और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।